14 का आगाज करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1, जिसकी आपको मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन आपको राइट करवाए जाएंगे। उर्दू वाले मीडियम वाले बच्चे भी इसको राइट कर सकते हैं और इन दी गैस फेज, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इस तरह राइट करेंगे कि जब कोई माया एवेपोरेट होता है तो इसकी सतह पर मौजूद अस्सलाम वालेकुम 10 क्लास उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। तो बच्चे आज की वीडियो में हम आपके केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 का आगाज करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1, जिसकी आपको मुकम्मल शॉर्ट क्वेश्चन आपको राइट करवाए जाएंगे, इजी वर्डिंग में राइट करवाए जाएंगे। आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 9th और 10th की तमाम सब्जेक्ट्स के मुताबिक इजीली नोट्स और इसके साथ ही फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी मुकम्मल हेल्प मौजूद है। और इसके साथ अगर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको मुकम्मल तमाम अपडेट्स और लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में ही मिल सके। तो वीडियो का आगाज करते हैं बच्चे। तमाम आपको आंसर, इसके तमाम क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल आसान लफ्जों में राइट के करवाए जाएंगे, जैसे कि आप देख भी सकते हैं। इस वीडियो में उर्दू वाले मीडियम वाले बच्चे भी इसको राइट कर सकते हैं और इसके साथ ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको राइट कर सकते हैं। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट, ठीक है। यानी कि जब माया जो होता है वो एवेपोरेट होता है तो तवानाई कहाँ से आती है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे व्हेन अ लिक्विड एवेपोरेट हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस absorb heat energy from the surrounding liquid molecules and the immediate environment to overcome intermolecular force and escape in the gas phase, ठीक है। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इस तरह राइट करेंगे कि जब कोई माया एवेपोरेट होता है तो इसकी सतह पर मौजूद ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल्स इर्द गिर्द के माहौल और इर्द गिर्द के मॉलिक्यूल्स और माहौल से हरारत जज़ब करते हैं ताकि बैनल मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़कर गैस में तब्दील हो सके, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है, इस कंडेंसेशन एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्या कंडेंसेशन जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो इसका आंसर आपने लिखना है नो, कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि ड्यूरिंग कंडेंसेशन गैस पार्टिकल लॉस kinetic energy cool down from intermolecular bonds and release heat energy into the surrounding as they transfer into the liquid, ठीक है। इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको आंसर इस तरह राइट करेंगे कि नहीं, कंडेंसेशन जो होता है वो एक एक्सोथर्मिक अमल है। कंडेंसेशन के दौरान गैस की मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी खारिज करते हैं और माया हालत में बदलते वक्त माहौल में हरारत रिलीज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे, थर्ड क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई नेप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर आफ्टर सम टाइम, ठीक है। जैसे कि मैंने ये पहले भी आपको ये मुकम्मल आपको शॉर्ट क्वेश्चन रीडिंग के दौरान भी लिखवाया था। तो बेसिकली नेप्थलीन बॉल्स क्या होती है, वो बॉल्स होती हैं जो कि अक्सर आप गंदम में अपने घरों में रखते हैं कपड़े में लपेट के। तो वो उसने कि वाई नेप्थलीन बॉल्स जो होती है वो फिर डिसअपेयर क्यों हो जाती है आफ्टर सम टाइम, यानी कि वो आपने फसल के अंदर रखते हैं तो फिर सम टाइम बाद वो डिसअपेयर यानी कि नजर क्यों नहीं आती, ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे नेप्थलीन बॉल्स अंडरगॉन सब्लिमेशन, ठीक है। और सब्लिमेशन की डेफिनेशन भी मैंने आपको लिखवाई हुई है और जैसे मैंने ये बताया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है सब्लिमेशन, तो इसकी डेफिनेशन आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसके थ्रू आपने इसको मुकम्मल लिख लेना है। दे कन्वर्ट डायरेक्टली फ्रॉम अ सॉलिड स्टेट इनटू द गैस, क्योंकि जो बॉल्स होती है वो किस हालत में होती है, सॉलिड स्टेट में होती है, ठीक है। तो वो सॉलिड से डायरेक्ट किस में तब्दील हो जाती है, वो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती है। Evaporate at room temperature without passing through the liquid state, causing them to disappear over time.
तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसी तरह लिखेंगे कि जो नेफ्थलीन बॉल्स है वो सब्लिमेशन का अमल होता है। ये कमरे के दर्जा हरारत पर माया बने बगैर बराह रास्त ठोस से गैस हालत में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ अरसे बाद गायब हो जाती है, ठीक है, और हमें नजर नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग अ फेज चेंज। यानी कि उसने क्या है कि जो फेज चेंज है यानी तिब्बी हालतों या तिब्बी तब्दीलियों के दौरान दर्जा हरारत जो होता है वो कांस्टेंट क्यों रहता है। तो इसका आंसर आपने लिखना है ड्यूरिंग अ फेज चेंज, ठीक है, supplied heat energy is completely utilized to break overcome intermolecular attractive force rather than increasing particle speed. Hence, average kinetic energy remain constant, keeping the temperature stable. ठीक है, तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसी तरह इसकी लिखेंगे कि ये जो फेज होती है, फेज यानी कि ये जो हालत होती है, इसके दौरान दी जाने वाली हरारत जो होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिश की फोर्स को तोड़ने में इस्तेमाल होती है, ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। तो इसलिए दर्जा हरारत तब्दील नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कंप्रेस अ लिक्विड लाइक अ गैस। यानी कि उसने क्या माया को, ठीक है, यानी कि लिक्विड को हम किस में, क्या माया को गैस की तरह हम यानी कंप्रेस कर सकते हैं। तो यानी कि लिक्विड को क्या हम गैस की तरह कंप्रेस कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है, नो, liquid cannot be compressed easily like gases. Liquid particles are closely packed with very small intermolecular space and strong attractive force, making liquid virtually impressible अंडर ऑर्डरली प्रेशर, ठीक है। नहीं यानी इसका हम आंसर लिखेंगे उर्दू मीडियम के मुताबिक, जी नहीं, माया को गैस की तरह दबाकर कंप्रेस नहीं किया जाता, क्योंकि माया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान या एक दूसरे के दरमियान कह लें कि जो काफी करीब होते हैं या एक दूसरे के दरमियान फासला कम होता है और उनके दरमियान खाली जगह ना होने के बराबर होती है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कैन यू चेंज द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉयल इन एक्सपेरिमेंट इन योर लैब। यानी कि लैब में तजर्बे के दौरान के पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो आप तब्दील कर सकते हैं, ठीक है। यानी लैब में पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या वो आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कैन बी चेंज बाय अल्टरनेटिंग द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर, डिक्रीजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, lower the boiling point while increasing pressure rise it। तो इसमें उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसका आंसर लिखेंगे जी हाँ, लेबोरेटरी में बैरूनी हवाएं तो दबाव को तब्दील करके पानी के बॉइलिंग पॉइंट को बदला जा सकता है। प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम और प्रेशर बढ़ाने से ज्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7 है, इन विच सीजन दी वेट क्लॉथ्स गेट ड्राई आफ्टर अ रेलिवेंटली लॉन्गर टाइम, ठीक है। यानी कि किस मौसम में गीले कपड़े निस्बतन ज्यादा देर सूखते हैं, गीले कपड़े। तो वेट क्लॉथ्स टेक लॉन्गर टू ड्राई ड्यूरिंग द विंटर। ये तो आप आम सा क्वेश्चन है, इसका तो आप लिख भी सकते हैं विंटर में या फिर रेनिंग डे हो तो उसके दौरान या रेनी सीजन हो तो उसके दौरान। हाई ह्यूमिडिटी इन द एयर रिड्यूस द रेट ऑफ एवेपोरेशन और इसके साथ स्लोइंग ग्रो डाउन दी प्रोसेस, ठीक है। उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि गीले कपड़े जो होते हैं वो सर्दियों या बरसात के मौसम में सूखने में ज्यादा वक्त लेते हैं, क्योंकि हवा में नमी ज्यादा होने की वजह से एवेपोरेशन की शरह कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट सॉलिड इज हीटेड, what happens to its particle when are evaporate। यानी कि जब ठोस को यानी सॉलिड को गर्म किया जाता है, ठीक है, तो what happen तो क्या होगा to its particle यानी इसकी ज़रात के साथ क्या होगा। तो when a solid is heated यानी कि जब सॉलिड को हीट किया जाता है, its particle gain kinetic energy causing them to evaporate faster, ठीक है, and with
great amplitude until intermolecular forces weaken and the solid melts। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे उर्दू मीडियम के मुताबिक जब ठोस को गर्म किया जाता है तो इसके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी हासिल करके ज्यादा तेजी और बड़ी वस्त के साथ वाइब्रेट करते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी मुख्तार या मुकर्रर जगह जो होती है वो उसको छोड़कर पिघल जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो दोस्तों तक लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मजीद एजुकेशन वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 है, डू सॉलिड एंड लिक्विड्स आल्सो डिफ्यूज जस्ट लाइक गैसेस, यानी क्या सॉलिड लिक्विड जो है वो डिफ्यूज कर सकती हैं लाइक गैसेस, जैसे कि गैसेस डिफ्यूज करती हैं। तो लिक्विड डिफ्यूज बट मच स्लोअर देन गैसेस, यानी कि लिक्विड डिफ्यूज कर सकता है लेकिन गैसेस के मुकाबले में क्या होता है, स्लो होता है। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड डू नॉट अंडरगोज सिग्निफिकेंटली डिफ्यूजन, यानी कि फिर उसने सॉलिड की बात की है कि जो सॉलिड होता है उसके दरमियान कह लें कि सिग्निफिकेंटली डिफ्यूजन यानी कि नुमाया डिफ्यूजन नहीं होती अंडर नॉर्मल कंडीशन ड्यू टू फिक्स्ड पार्टिकल पोजीशन, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स होते हैं और इनके अंदर जो कह लें कि फोर्सेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसका आंसर लिखेंगे माया में डिफ्यूजन होती है लेकिन गैसों की से सुस्त होती है, जबकि ठोस अशिया के मॉलिक्यूल से फिक्स पोजीशन होने की वजह से आम हालात में इनमें डिफ्यूजन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई ड्यू इज फॉर्म इन द अर्लियर आवर्स ऑफ द मॉर्निंग। तो इसका यानी कि शबनम जो होता है, ठीक है, ड्यू कहते हैं शबनम को, यानी कि जो शबनम होता है वो शबनम के जो कतरे होते हैं वो सुबह के वक्त क्यों बनते हैं। तो एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग टेम्परेचर ड्रॉप significantly, water vapor present in the air cools down and condense on cooled surface objects like grass leaves as dew drops। ठीक है, यानी कि इस वजह से जो कतरे होते हैं वो गिरते हैं। तो उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे सुबह सवेरे और रात के वक्त दर्जा हरारत गिर जाता है। हवा में मौजूद वाटर वेपर्स ठंडे होकर गैस और पत्तों पर कंडक्ट्स होकर शबनम के कतरे बनाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट हम देखते हैं अब आपके कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि तफसीली जो हमारे सवाल हैं उनको देखते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट चाहिए कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक करें, प्यारा सा कमेंट भी करें अगर वीडियो को समझ आ रही है आपको तो। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन एवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से क्या राइट करना है। एवेपोरेशन में आपने फर्स्ट पॉइंट आपने जो राइट करना है वो आपने राइट करना है कि एवेपोरेशन में इसकी जो सरफेस यानी फिनोमिना के लिहाज से जो है इसकी एवेपोरेशन होती है वो क्या होती है, बक फिनोमिना होता है, यानी कि ये सिर्फ सतह पर होती है, यानी कि इसकी एवेपोरेशन जो होती है वो सतह पे होती है, यानी कि वो कह लें कि मॉलिक्यूल्स ऊपर आ जाते हैं और पूरे माया के अंदर मौजूद होती हैं और ये जो फिनोमिना होता है ये पूरे मॉलिक्यूल्स के अंदर मौजूद होता है बॉइलिंग का। उसके बाद नेक्स्ट आता है अकर्स एट ऑल टेम्परेचर, एवेपोरेशन जो होती है आप लिख सकते हैं कि इट अकर्स एट ऑल टेम्परेचर। ठीक है, और उसके बाद इन बॉइलिंग का आप लिखेंगे अकर्स एट फिक्स्ड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इसको गर्म करने के लिए सिर्फ एक खास बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे हर दर्जा हरारत पर जारी रहती है, मखसूस बॉइलिंग पॉइंट पर होती है। और इसके बाद वेपोरेशन स्लो एंड स्लाइड प्रोसेस होता है, वेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो होता है और गले खामोश होता है, और बॉइलिंग जो होता है वो फास्ट होता है एंड रैपिड प्रोसेस होता है। तो इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि ये सुस्त होता है और खामोश होता है वेपोरेशन, और जो बॉइलिंग होता है वो तेज और उबलने वाला होता है, यानी कि तेजी वाला होता है। और इसके बाद काजिंग कूलिंग इफेक्ट, एवेपोरेशन जो होता है इसका जो नतीजा निकलता है वो क्या करता है, काज
कूलिंग यानी ठंडक पैदा करता है, और डज नॉट काज कूलिंग, तो ये कूलिंग नहीं करता बल्कि ये यानी कि ठंडा नहीं करता, हीट पैदा करता है। तो इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसका आंसर राइट कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपका, डिस्क्राइब हाउ बॉइलिंग इज रिलेटिव टू द एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे बॉइलिंग occurs when the vapor pressure of a liquid। इसकी स्टेटमेंट पहले समझ लें इसको। ठीक है, स्टेटमेंट देखिए उसने क्या है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये बॉइलिंग का बिरोनी दबाव के साथ क्या ताल्लुक होता है। ठीक है, यानी एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बॉइलिंग का असर क्या होता है, तो इसको देखना आपने। बॉइलिंग occurs when the vapor pressure of a liquid equals the external atmospheric pressure. If external pressure increase, more internal energy is needed for evaporation to reach atmospheric pressure, arising the boiling point. For example, pressure cooker. If external pressure decrease, boiling point drops a high altitude। ठीक है, तो इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको राइट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, why the process of evaporation does not need the इनपुट ऑफ एनर्जी, यानी कि एवेपोरेशन के लिए तवानाई की जरूरत क्यों नहीं होती। तो इसका आप आंसर लिखेंगे एवेपोरेशन लीज ऑन नेचुरल थर्मल एनर्जी ऑलरेडी प्रेजेंट विद इन द लिक्विड। हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल नेचुरली प्रेजेंट एट द लिक्विड सरफेस कंटिन्यूसली absorb abundant energy from surrounding particle and air to escape, requiring नो एक्सटर्नल हीट सोर्स। ठीक है, तो इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी लिखेंगे कि एवेपोरेशन के लिए किसी बरौनी दर्जा हरारती जरिए की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माया की सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स बरौनी दर्जा हरारत की जरूरत नहीं होती, क्योंकि माया की सतह पर मौजूद मॉलिक्यूल्स के पास पहले ही ज्यादा काइनेटिक मौजूद होती है, और वो माहौल और साथ वाले मॉलिक्यूल्स से खुद ब खुद एनर्जी या हरारत जज़ब करके खारिज कर देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई द हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स फॉर द सरफेस चेंज अडॉप्ट सेम पाथ, यानी कि तिब्बी तब्दीलियों में हरारती, ठीक है, हरारती और कूलिंग जो कर्व होती है, क्या एक ही रास्ता इख्तियार कर देती है, एक ही रास्ता क्यों इख्तियार करती है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे हीटिंग एंड कूलिंग कर्व फॉलो रिवर्स बट आइडेंटिकल टेम्परेचर। ठीक है, पाथ बिकॉज फेस ट्रांजिशन मेल्ट, ठीक है, मेल्ट फ्रीजिंग बॉइलिंग कंडेंसेशन अकर एट आइडेंटिकल टेम्परेचर पॉइंट्स फॉर प्योर सब्सटेंस और अब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग इक्वल अमाउंट्स ऑफ लेटेंट हीट एनर्जी। ठीक है, तो इसी तरह उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसका आंसर राइट कर लेंगे। नेक्स्ट बच्चे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आइस मेल्ट व्हेन द प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन इट, यानी कि जब बर्फ पर प्रेशर या दबाव डाला जाता है तो ये क्यों पिघलती है। तो इसका आंसर आपने लिखना है व्हेन स्पैंड अपॉन फ्रीजिंग मेकिंग आइस dense then liquid water according to the Chater principle। ठीक है, और applying pressure vapors to the face with higher density small volume thereby lowering the melting point of ice and causing to the melt under pressure, यानी कि बर्फ बनते वक्त पानी फैलता है और इसका कह लें कि जो हुजम होता है वो भी बढ़ता है। जब बर्फ पर दबाव डाला जाता है तो इसका फैलाव का दर्जा हरारत कम हो जाता है, यानी कि 0 सेंटीग्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से वो हरारत पर दबाव के तहत पिघल जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाई डू फेस चेंज अकर। तो फेस चेंज अकर ड्यू टू चेंज इन thermal energy at temperature which alter the kinetic energy of particles and affect the balance between particle motion and intermolecular attractive forces hold the particles together। ठीक है, तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कि हालत की तब्दीलियां हरारती तवानाई के जज़ब या खराज की वजह से होती है। हरारत की तब्दीलियां मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और इनके दरमियान मौजूद कशिश की फोर्स के दरमियान तवाज़ुन को तब्दील कर देती है, जिससे मादे की हालत तब्दील होती है। तो ये हमारा बच्चे आज का कह लें कि टॉपिक था, जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 1 के तमाम क्वेश्चन शॉर्ट और लॉन्ग डिस्कस किए हैं।
उम्मीद है आपको समझ आई तो वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।